हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक जेंडर लिटरेसी कल्चर। आज हम केवल जेंडर टॉपिक करेंगे, ओनली जेंडर। लिटरेसी और कल्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको अच्छी तरह समझना है। रोमन एम्पायर की रोमन जो सिटीज थी, वहाँ की जो मेन फीचर्स जो थी, उनमें से सबसे मेन फीचर जो थी क्या थी? न्यूक्लियर फैमिली। यानी जब एक फादर के सन एडल्ट हो जाते थे तो वो और उनकी मैरिज हो जाती थी तो वो अपने फादर के साथ नहीं रहते थे, एकल परिवार में रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली को लाइक करते थे। ये उस रोमन एम्पायर की एक मेन फीचर है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे रोमन एम्पायर में ऐसा ही था। हो सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली को रिपब्लिक रोमन एम्पायर में लाइक किया जाता हो। ऐसा ही हमें मिलता है कि रिपब्लिक रोमन का लास्ट फेज, मतलब मीन फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी, रिपब्लिक पीरियड का सेकंड और थर्ड सेंचुरी में न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा पसंद किया जाता था। यहाँ की एक ये मेन विशेषता थी। एडल्ट ब्रदर्स भी आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। एक्सेप्शनल केस ही होगा जब कोई ऐसा रहता है। बट वहाँ की सोसाइटी में स्लेव जो थे वहाँ की फैमिली के मेंबर माने जाते थे। स्लेव लोगों की ये कंसेप्शन बनी हुई थी कि स्लेव उनकी फैमिली के मेंबर हैं। यानी एक फैमिली के साथ एक फादर के एडल्ट सन नहीं, बल्कि वहाँ के स्लेव दास जो है फैमिली मेंबर बन के रहते थे। यहाँ पर हम जेंडर में आगे हम क्या करेंगे कि सबसे मेन बात एक और, पहली बात हमने क्या की? न्यूक्लियर फैमिली की। दूसरी क्या है कि यहाँ पर जो वुमेन है उसको, यानी एक लेडी के पास लीगल राइट होते थे। उसकी समाज में उसकी कंडीशन जो है ना कंसोलिडेट थी। कैसे कह सकते हैं कि उस समय जो वुमेन होती थी वो मैरिज होने के बाद डोरी में जो भी कुछ उसको मिलता था वो उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर देती थी। बट फादर की तरफ से वो जो है ना अब भी पिता की प्रॉपर्टी की ओनर, इंडिपेंडेंट ओनर मानी जाती थी। जब उसके पिता की डेथ हो जाती थी तो वो इंडिपेंडेंट ओनर मानी जाती थी, सक्सेसर मानी जाती थी। ये रोमन एम्पायर की दूसरी मेन फीचर है। वुमेन्स को लीगल राइट थे। उसकी जो मैरिज, वुमेन की जो मैरिज का जो ईयर्स बताए हैं वो 18 ईयर से 16 ईयर से 23 ईयर्स तक उनकी शादी होती थी वुमेन से। मेंस की जो शादी है वो 28 से 32 ईयर्स के बीच में होती थी। एक ये एज गैप भी जो है ना बना रहता था। और क्या है कि यहाँ वुमेन्स को हम कैसे कह सकते हैं कि लीगल राइट्स थे? वो जब भी चाहे अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को कभी भी जो है डिवोर्स कर सकती थी। बस एक नोटिस में बात लेके आनी होती थी और मैरिज को उसी टाइम डिसॉल्व मान लिया जाता था। यानी वुमेन की कंडीशन रोमन एम्पायर में बहुत अच्छी मानी जाती थी। बट हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीगल राइट्स थे ये फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी तक ही लिमिट रहे होंगे। हमें यहाँ कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जो 4th और 5th सेंचुरी एडी के पास वुमेन्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। नॉर्थ अफ्रीका के हिप्पो सिटी में रहने वाले ऑगस्टिन जो एक बिशप हैं। बिशप कौन होते थे
ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ही अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे बिशप। तो वो क्या बताते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका के हिप्पो सिटी में रहते थे, जिनका टाइम पीरियड जो है 354 से लेकर के 430 तक, यानी ये 5th सेंचुरी में थे। तो ये क्या बताते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन उस टाइम कैसी थी। तो ये बताते हैं कि उनकी जो मदर है ना, मदर को बारे में बताते हैं, मदर वाज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर, यानी उनकी माँ डेली उनके पिता से के द्वारा पीटी जाती थी। यानी ये टाइम पीरियड कब का है, 5th सेंचुरी एडी के आसपास। और पहले वाला जो टाइम पीरियड है वो 2nd या 3rd सेंचुरी के आसपास का है। तो हो सकता है कि रिपब्लिक टाइम में, रिपब्लिक जब रोम रिपब्लिक था तब वुमेन्स के पास लीगल राइट हो, बट बाद में ये सब कुछ कंडीशन बदल गई हो, क्योंकि बाद में मैरिज जो है वो जनरली क्या होने लग गई थी, अरेंज मैरिज होने लग गई थी। और अब आकर के हस्बैंड का वाइफ पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था। तभी तो अफ्रीका के नॉर्थ में रहने वाले, हिप्पो सिटी में रहने वाले ऑगस्टीन जो एक बिशप है, उसने क्या कहा है कि मेरे माँ मेरे पिता द्वारा डेली जो है ना पीटी जाती थी। ऐसे वो कहता है बहुत सारे और भी वुमेन्स अपनी बुर्ज खोंच चोट के जो है ना वो दूसरी वुमेन्स को दिखाती थी। मैरिज क्या होने लग गई थी, अरेंज मैरिज बाद में। इस तरह अरेंज मैरिज जब होने लग गई तो हस्बैंड की कंडीशन जो है वो कंसोलिडेट हो गई है वाइफ के ऊपर। अब वो 4th सेंचुरी एडी के आसपास है, ये सिचुएशन पहले वाली बदल गई है। अब यहाँ हमें कुछ और एविडेंस भी मिलते हैं कि हस्बैंड जो है ना वो अपने बच्चों पर भी उसका कंट्रोल, लीगल कंट्रोल हो गया है। बहुत ही जो है ना ये कहते हैं कि शॉकिंग डिग्री देते थे। अनवांटेड बच्चों को वो पिता अपने अनवांटेड बच्चों को मरने के लिए कोल्ड में, ठंड में रात को छोड़ देते थे। तो इस तरह उस टाइम जो है वो वुमेन्स की बजाय मेंस की बाद की सेंचुरी में उनकी कंडीशन ज़्यादा पावरफुल, वो ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुके थे। तो हमने आज क्या पढ़ा है, ओनली जेंडर, यानी हम मेन बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जेंडर में क्या है, जो रोमन एम्पायर की मेन फीचर्स हैं। रोमन एम्पायर मीन 5 सेंचुरी BC टू ऑलमोस्ट 6 या 7 सेंचुरी AD के बीच का टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स में क्या बदलाव हुआ। स्टार्टिंग में वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली को पसंद किया जाता था। स्लेव उनकी फैमिली में इंक्लूड होते थे, बट 2 भाई भी जो है ना एक हाउस में शेयर होकर के नहीं रह सकते थे। ये इनकी एक उस टाइम की मेन फीचर्स थी। इसके साथ साथ जब मैरिज होती थी, डोरी में जो कुछ मिलता था तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड को ट्रांसफ़र की जाती थी, बट नेटल की तरफ से, पिता की तरफ से वो वुमेन्स जो है ना उत्तराधिकारी, सक्सेसर मानी जाती थी। फादर की डेथ होने के बाद कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वो जो है ना प्रॉपर्टी की ओनर, मालिक बन जाती थी। शादी का टाइम जो है वो 18 to 23 वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए 28 to 32 तक माना जाता है। बाद की सेंचुरी में जो है ना वुमेन्स की कंडीशन डाउन हो गई थी। ऐसा हमें नॉर्थ अफ्रीका के साउथ में, नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ में रहने वाले, हिप्पो सिटी में रहने वाले ऑगस्टीन बताते हैं कि उनकी मदर जो है ना वो रेगुलरली उनके फादर से बेटन यानी पीटी जाती थी। ऐसे ही दूसरी वुमेन भी अपनी जो है ना ब्रुज, खोंचे चोटे एक दूसरे को दिखाती रहती थी। ऐसा हमें कौन कहता है, ऑगस्टीन, जो एक बिशप थे। बिशप कौन होते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन में, क्रिश्चियन रिलीजन में ये इनका रोल बहुत बड़ा होता है। इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं। तो इस तरह टाइम टू टाइम जो है कंडीशन बदलती चली गई और अनवांटेड बच्चों को फादर जो है वो मरने के लिए कोल्ड में छोड़ दिया करते थे।
तो इस तरह हमने आज केवल जो ना क्या पढ़ा है, केवल जेंडर को पढ़ा है और लीगल राइट्स पढ़े हैं किसके, वुमेन्स के, और बाद में किस तरह वो बदल गए थे। हम नेक्स्ट वीडियो में लिटरेसी और कल्चर करेंगे। आज हमने जेंडर किया है, इसको अच्छी तरह से पेज पढ़ना बेटा। ये पेज नंबर 62 का लास्ट पैराग्राफ है। ओके, थैंक यू।